नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जिगेश में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 23 सितंबर और 23 सितंबर से आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम स्टार्ट था, जो कि सेकेंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट में आपके जीके से 25 प्रश्न पूछे गए थे। उन 25 में से अधिकतम जितना रियल प्रश्न हो सकते थे वो फ्रेंड्स हमें मिल गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन से प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे, जहां से आपके अगले शिफ्ट में प्रश्न जो कि आने की संभावना है, जो कि प्रबल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो जितना जल्दी टेलीग्राम चैनल पर 20,000 सब्सक्राइबर हो जाता है, हम उतना जल्दी ही पीडीएफ आपको आज रात तक भेजने का प्रयास करेंगे। तो जो भी लोग पीडीएफ की चाहत में हैं, आप लोग जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का हमारा जो पहला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, हुआ है कि विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। ठीक है, तो यानी कि विंग्स ऑफ फायर इज़ द ऑटोबायोग्राफी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात करते हैं तो ये आपके भारत के 11वें हैं जो कि राष्ट्रपति थे। इनका जो कार्यकाल था 2002 से लेकर 2007 तक का था। और विंग्स ऑफ फायर ये आपके एपीजे अब्दुल कलाम की ही आत्मकथा पुस्तक के नाम थे, और वो भारत के राष्ट्रपति बनने वाले वो पहले वैज्ञानिक थे। विंग्स ऑफ फायर के अलावा एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, जैसा कि भारत 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडोमिटेबल स्पिरिट, एडवांटेज इंडिया फ्रॉम चैलेंज टू अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, ये सारी पुस्तकें आपके एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा ही लिखी गई। इसके अलावा कुछ और आपके आत्मकथा है जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। सचिन तेंदुलकर जी की आत्मकथा, ये आपके प्लेइंग इट माई वे है। इसके अलावा लाल कृष्ण अडवाणी जी की आत्मकथा पुस्तक का नाम माई कंट्री माई लाइफ है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा और जो पुस्तक का नाम आता है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, एक तो आपका द टेस्ट ऑफ माई लाइफ हो गया, एक आपका है द रेस ऑफ माई लाइफ। ठीक है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ और द रेस ऑफ माई लाइफ, इन सभी को याद रखिएगा। ये जो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है, ये आपके युवराज सिंह जो कि क्रिकेटर थे, ठीक है, उनके द्वारा लिखा गया है, युवराज सिंह के द्वारा। इसके अलावा जो आपका जो रेस ऑफ माई लाइफ है, ये आपके लिखा गया है मिल्खा सिंह के द्वारा। ठीक है, मिल्खा सिंह के द्वारा। ठीक है, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है और दोनों को आपका है जो कि याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट पुस्तक है, ये भी आत्मकथा है, स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट, ये कपिल देव जी के द्वारा लिखा गया है, तो इसको भी याद रखना है। कपिल देव जी का ये आत्मकथा पुस्तक का जो नाम है, ठीक है, तो उसको याद रखना है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि टेक्स्ट बुक पर आपको इस महीने का सबसे जो बड़ा बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप है जो कि किया गया था ईयरली के टेक्स्ट बुक पास प्रो पर, लेकिन उसके अलावा सिर्फ आज के लिए यानी कि 30 सितंबर के लिए, ठीक है, उससे भी कम जो प्राइस है आपको यहाँ पर दिया गया है, कम कर दिया गया है। ठीक है, एंड ऑफ सीजन सेल के नाम से ये सेल आपका चल रहा है। अगर आप ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेस करते हैं अभी के अभी, यानी कि आज रात के 12 बजे से पहले तक, तो ये आपको मात्र और मात्र 351 रुपये मिलने वाला है। साथ में कूपन कोड अगर आप APG यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। और आपको बता दें कि ये जो 5 प्रो पर जो लोएस्ट प्राइस एवर में मिल रहा है वो आपको बाद में कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो प्राइस इंक्रीज़ होगा आप आज रात से ही 699 रुपया हो जाएगा। जो भी लोग मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, मॉक टेस्ट लगा के एग्ज़ाम देने जाना चाहते हैं, वो लोग बाय कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर आपको भारत में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आपका SSC का एग्ज़ाम होता हो, बैंक का एग्ज़ाम होता हो, डिफेंस का एग्ज़ाम होता हो, स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम होता हो, रेलवे का एग्ज़ाम होता हो, उन सभी का मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिलता है। और सबसे बड़ा जो खास बात है कि आपको मात्र एक ही बार रुपया खर्च करना है और इन सभी एग्ज़ामों का आप मॉक टेस्ट और प्रीवियस पेपर को आप एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, आप लोग जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ये प्राइस ड्रॉप का लाभ जरूर उठाइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न हुआ है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, यानी कि वाज अ कोट पोएट ऑफ हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर होगा वान भट्ट। ठीक है, वान भट्ट जो है आपका राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। राजा हर्षवर्धन की बात करते हैं तो जो पुष्पवती वंश था, पुष्पवती वंश, ठीक है, इसका संस्थापक आपका, ठीक है, संस्थापक नहीं, इसी का आपका राजा था
राजा हर्षवर्धन। इसके अलावा बाण भट्ट ने संस्कृत में हर्षवर्धन की जीवनी हर्ष चरित्र पुस्तक लिखा है। तो आपके एग्जाम में ये आ जाए कि हर्ष चरित्र जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया, तो बाण भट्ट टिक कर आना है। इसके अलावा वो अपने जीवनी में थानेश्वर के साथ साथ अपने संबंधों का वर्णन करता है। इसके अलावा चंद्रबरदई की बात करते हैं तो चंद्रबरदई ये भी आपके एक भारतीय कवि थे और इन्होंने पृथ्वीराज रासो एक पुस्तक लिखा है जो कि राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बारे में ब्रजभाषा में एक महाकाव्य कविता की रचना है, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा और बहुत सारे राजा हुए और जिसके दरबारी कवि हुए, जैसा कि आपका कनिष्क हुआ, उसके दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र रहते हैं। समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसके दरबार में हरिसेन नामक दरबारी कवि रहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे कि महाधिराज की उपाधि धारण की थी, इसके दरबार में अमर सिंह कालिदास रहते हैं। हर्षवर्धन के दरबार में बाण भट्ट। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बात करते हैं तो चालुक्य वंश का ये राजा रविकीर्ति इसके दरबार में दरबारी कवि था। यशोवर्मन आपकी भयभूति। अमोघवर्ष की बात करते हैं तो महावीराचार्य जिसका दरबारी कवि थे। अमोघवर्ष की बारे में बात करते हैं तो जिनसे नरसिंह वर्मन के दरबार में दंडिन आपके कवि थे। महेंद्रपाल के दरबार में राजशेखर। विक्रमादित्य 6 के दरबार में बिल्हन। विक्रमादित्य 4 के दरबार में विज्ञानेश्वर और चोल के राजा के दरबार में कंबन है जो कि दरबारी कवि थे, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। इंडिया वन गोल्ड मेडल फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ओलंपिक। तो राइट आंसर आपका 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक हो जाएगा। अगर आपसे पूछा गया होगा किस खेल में, तो खेल की बात अगर जब की जाएगी तो कोई घबराने की बात नहीं है। खेल का नाम भी यहाँ पर लिखा गया है हॉकी टीम ने, ठीक है। तो हॉकी में भारतीय पुरुष का जो हॉकी टीम था 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में अपना पहला ओलंपिक पदक है जो कि स्वर्ण है जो कि जीता था। इसके अलावा भारतीय हॉकी पुरुष टीम ने कुल मिलाकर 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं, उनमें से 6 लगातार 1928 लेकर 1956 तक तथा टोक्यो 1964 और मास्को 1988 में 2 और जीत शामिल है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और नामों को याद रखना है और जो ओलंपिक से संबंधित हैं, जैसा कि अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा की बात करते हैं तो व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले ये प्रथम भारतीय हैं, इनको याद रखना है। फिर आपको कर्णम मल्लेश्वरी को याद रखना है, ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी। सिडनी 2000 ओलंपिक में इन्होंने ये कारनामा किया। पीवी सिंधु को याद रखना है, 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला हैं। सुशील कुमार को भी याद रखना है, 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय एथलीट हैं और पहले पुरुष हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है, यानी कि अंडर विच ऑफ दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस इंडिया एक्ट एज द सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड कोर्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आर्टिकल 129 हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है। अभिलेखीय न्यायालय के रूप में कार्य करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के पिछले फैसले रिकॉर्ड किए जाते हैं और आगे के मामलों के लिए साक्ष्य के रूप में उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्थापित किया गया है। इनमें 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं, तो याद रखना है अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को बाबा साहेब जो भीमराव अम्बेडकर थी, उन्होंने इन्हें संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, ठीक है। तो संविधान का हृदय और आत्मा अगर आपसे पूछा जाता है वो कौन है, तो आपका आर्टिकल 32 ही है। आर्टिकल 32 में तो एक आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करता है। दूसरी तरफ आपका अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है, ठीक है, तो आर्टिकल 32 के तहत ही आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है। इसके अलावा आपका अनुच्छेद 17 को याद रखना है। अनुच्छेद 17 की बात करते हैं तो अस्पृश्यता किसी भी रूप में निषेध होगा, ये बताता है। अनुच्छेद 44 को याद रखिएगा, समान नागरिक संहिता से संबंधित है, जो कि एक नीति निर्देशक तत्व के रूप में पेश किया गया है। इसके अलावा भारत का संविधान जो भाग 5 है, अनुच्छेद 124 से 147 तक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के गठन शक्तियों और न्याय प्रक्रियाओं का उल्लेख करते हैं। वर्तमान सुप्रीम कोर्ट में बात करते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित आपके 34 न्यायाधीश हैं, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जैसा कि अनुच्छेद 124 हुआ, जो कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तथा गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन इत्यादि से।
अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति से, अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से, अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति से, अनुच्छेद 129 आपका विलेखन न्यायालयों के रूप में उच्चतम न्यायालय के रूप में, उच्चतम न्यायालय की पीठ की बात करेंगे तो आपका अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 131 सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 132 सुप्रीम कोर्ट का कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील के मामले में अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 133 की बात करते हैं तो सिविल मामलों में उच्च न्यायालय में अपील से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 134 जो है आपका सुप्रीम कोर्ट का आपराधिक मामलों में अपीलीय अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 134 का ए जो कि सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 135 जो है उच्चतम न्यायालय के द्वारा वर्तमान कानून के अंतर्गत संघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियों का उपयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष अवकाश से संबंधित। 137 जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णयों तथा आदेशों की समीक्षा से। अनुच्छेद 138 जो है सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि से संबंधित है। अनुच्छेद 139 जो है कुछ चुनिंदा विषयों पर उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 139 ए की बात करेंगे तो कुछ मामलों का स्थानांतरण से संबंधित है। अनुच्छेद 140 जो है सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्तियाँ से संबंधित है। अनुच्छेद 148 जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित कानून का सभी न्यायालयों पर लागू होना, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, याद रखिएगा। अनुच्छेद 142 जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का गवाहों के तरह भविष्य में इस्तेमाल करना, उससे संबंधित है। अनुच्छेद 143 जो है राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अनुच्छेद 144 जो है सिविल और न्यायिक क्षेत्र अधिकारियों की सुप्रीम कोर्ट की सहायता के लिए कार्यकर से संबंधित है। अनुच्छेद 145 जो है अदालत के लिए नियम आदि से संबंधित है। 46 जो है सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों और कर्मचारियों का खर्च से संबंधित है। इसके अलावा जो है अनुच्छेद 147 जो कि व्याख्या से संबंधित है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कि छऊ नृत्य किस राज्य के आम लोगों का एक लोक नृत्य है, यानी कि छऊ डांस इज द पब्लिक डांस ऑफ द कॉमन पीपुल ऑफ विच स्टेट। तो इसका राइट आंसर हो सकता है छत्तीसगढ़ हो, छत्तीसगढ़ ना हो तो हो सकता है पश्चिम बंगाल हो। अगर पश्चिम बंगाल में ना रहे तो आपका राइट आंसर उड़ीसा होगा। क्यों, चलिए देखते हैं। छऊ की बात करते हैं तो ये जो छऊ है पूर्वी भारत के छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में अलग अलग नामों से आपका किया जाने वाला एक अर्ध शास्त्रीय भारतीय नृत्य है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में इसे किस नाम से जाना जाता है, झारखंड में किस नाम से और पश्चिम बंगाल में किस नाम से। तो पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में इसी छऊ को आपका पुरीलिया छऊ के नाम से जाना जाता है, पुरीलिया छऊ। झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में इसे सराय केला छऊ के नाम से जाना जाता है। और ये जो उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में आपका ये जो है कोस नाम से, तो उड़ीसा में आपका मयूरभंज छऊ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पता नहीं सिर्फ छऊ के नाम से जाना जाता हो, ऐसे छत्तीसगढ़ आपके ऑप्शन में आता ही नहीं है। आपके ऑप्शन में उड़ीसा आता है, झारखंड आता है और आपका पश्चिम बंगाल आता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में। तो शास्त्रीय नृत्य का जो गणना है दो लोगों के द्वारा, दो संस्था के द्वारा किया जाता है। पहला संस्था है आपका भारत का संस्कृति मंत्रालय और दूसरा संस्था है आपका संगीत नाटक एकेडमी। ठीक है, संगीत नाटक एकेडमी। संगीत नाटक अकादमी की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। इसको भी याद रखना है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में 101% आएगा ही आएगा। ठीक है, तो संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा 8 जो नृत्य है, 8 नृत्य को ही शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया गया है। लेकिन भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है उसके अकॉर्डिंग 9 नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया गया है। तो आपसे जब भी पूछा जाता है आपका संगीत नाटक एकेडमी के अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है, संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग तो अभी तक पूछा नहीं गया है। फिर भी याद रखना है आपका संगीत नाटक एकेडमी और संस्कृति मंत्रालय दोनों के बीच में सब कॉमन है, बस एक चीज़ कॉमन नहीं है, वो है आपका छऊ। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय छऊ नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान देता है, लेकिन संगीत नाटक एकेडमी जो है छऊ को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान नहीं देता है। ठीक है, बाकी और कुछ भी चीज़ नहीं है। बाकी भरतनाट्यम जो कि फर्स्ट ट्रिप में आज आया था, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम को ही हम लोग इसे सदीरट्टम के नाम से जानते हैं, सदीरट्टम के नाम से या दासीअट्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। कथक है जो कि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर भारत का या उत्तर प्रदेश का ये
कथकली जो केरल का है, और केरल का एक और है मोहिनीअट्टम, वो भी आपका केरल का है। फर्स्ट शिफ्ट में आपका प्रश्न आया कि कनक रेले का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। ठीक है, तो कनक रेले की बात करेंगे तो इनका संबंध आपका मोहिनीअट्टम से ही था, वही मोहिनीअट्टम जिसका संबंध केरल से था। इसके अलावा कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो सीजीएल में आया कि वेमपति चिन्ना सत्यम का संबंध किस नृत्य से है, तो वेमपति चिन्ना सत्यम की बात करते हैं तो इनका संबंध आपका आंध्र प्रदेश से ही था, तो उसको भी याद रखना है। ओडिसी जो है आपका उड़ीसा से है। तो एक बार प्रश्न आपका बना कि जो है केलुचरण महापात्रा जो है, केलुचरण महापात्रा का संबंध जो है किस नृत्य से है, तो इनका संबंध उड़ीसा से था। इसके अलावा सतरिया जो है आपका असम का है। तो एक बार आपके एग्जाम में प्रश्न बना, क्या बना भाई, तो बना कि शंकर जो देव है, श्रीमंत शंकर देव, उनका जो संबंध है वो किस नृत्य से है, तो उनका संबंध जो था आपका सतरिया नृत्य से ही था। इसके अलावा है आपका मणिपुरी नृत्य जो कि आपका मणिपुर से है। तो घनगांत बोरा जो है एक शख्स का नाम है, उनका संबंध आपका मणिपुर से ही था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा पूर्वी भारत के छऊ की बात करते हैं तो यह आपका उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। उड़ीसा में मयूरभंज छऊ, झारखंड में सरायकेला और पश्चिम में पुरुलिया छऊ के नाम से ये आपका प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हमने आपके साथ अभी डिस्कस किया है, ये सभी क्वेश्चन आज के आपके सेकंड शिफ्ट में आए थे, 101% आए थे। लेकिन बहुत सारे जो बच्चे हैं आपका, बहुत कम बच्चे क्या कहें, मात्र 1 से 2 ही बच्चे जो कि क्वेश्चन है जो कि भेजे हैं, किसी कारणवश नहीं भेजे होंगे, उनका अपना अपना रिस्पेक्ट है। ठीक है, फिर भी मेरे पास जितना क्वेश्चन आया उतना क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। बाकी अगर शाम तक जब तक हम PDF ना बना रहे हैं होते हैं तब तक अगर आपका जितना भी क्वेश्चन हमें सेकेंड शिफ्ट का प्राप्त हो या फर्स्ट शिफ्ट का हो या थर्ड शिफ्ट का हो, अगर आ जाता है तो हम उसको PDF में आपको दे देंगे। PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। जितना जल्दी हो सकता है आप लोग उसमें जुड़िए और जितना जल्दी हो सकता है सबको शेयर भी कीजिए। ठीक है, बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद ईयरली का जो टेक्स्ट बुक पास प्रो अगर आप लेना चाहते हैं, जो कि बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप जो किया गया है आज के लिए मात्र, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में साथ में कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ रहेगा। मात्र 351 रुपये में 1 साल के लिए आप सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और PYPs है जो कि एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।